जय हिंद साथियों, वैदिक काल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछली वीडियो में भी वैदिक काल के बारे में पढ़े थे और आज भी अभी पढ़ेंगे, वैदिक काल ही पढ़ेंगे। वैदिक काल वह काल है जो सिंधु सभ्यता के बाद आई। कह सकते हैं कि वैदिक काल एक लौह युगीन सभ्यता है। वैदिक काल लौह युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता के बाद जो भारत में एक सभ्यता स्थापित हो रही है या काल स्थापित हो रहा है, उसे हम कहते हैं वैदिक काल। ठीक, तो वैदिक काल की जानकारी हमें वैदिक साहित्यों से होती है। वैदिक साहित्य क्या है? तो वैदिक साहित्य में आपका पहला है वैदिक वेद। और वेद को आप जानते हैं कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी रुकिए थोड़ा सा है। तो वैदिक जो साहित्य है, देखिए वैदिक पहले समझिएगा, वैदिक वैदिक काल है कि नहीं है, इसकी जो जानकारी हमको मिलती है, जानकारी वह हमें वैदिक साहित्य से मिलती है। क्या है? वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य से मिलती है, वैदिक साहित्य से मिलती है। अच्छा, वैदिक साहित्य कितने हैं? तो आप कहेंगे कि 4 के हैं। कितने साहित्य दोस्त? तो 4 वैदिक साहित्य कौन कौन? तो देखेंगे आपको, एक तो आप देखेंगे कि वेद है, और वेद के बाद आप देखेंगे एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, और तीसरा है आपका अरण्यक है, अरण्यक, आरण्यक होगा, ठीक है ना। और चौथा आप यदि देखेंगे तो आप देखेंगे कि उपनिषद है। क्या है? उपनिषद है। क्लियर हुआ ना? तो कुल मिलाकर के जो साहित्य हमारे दिखाई दे रहे हैं वो 4 साहित्य है। इन चारों साहित्यों के माध्यम से, इन चारों साहित्यों के माध्यम से हमें वेदों की जानकारी होती है। किसकी जानकारी होती है मित्र? वेदों की जानकारी होती है। वो और बातें हैं कि वेद 4 प्रकार के होते हैं। क्या है? वेद भी कई प्रकार के होते हैं। तो ऋग्वेद, आप पहले इसको समझ लीजिए क्या है यार। ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बाद आप देखेंगे तो सामवेद आएगा, यजुर्वेद आएगा, अथर्ववेद आएगा। तो इस 4 वेद है। अब एक बात समझेंगे कि इन्हीं के आधार पे हमें वेदों की जानकारी मिला। क्या है? वैदिक सभ्यता की जानकारी। तो वेद कितने हैं? तो याद रखिएगा, अगर हम पूछें तो वेद 4 प्रकार के हैं। ये सब आप लोगों ने पढ़ चुके थे। हम ये भी बताए थे कि वैदिक काल को हम लोगों ने 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? तो पहला हमने पढ़ा था कि वेद को हम लोग, एक है पूर्व वैदिक काल। क्या है? पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को हम लोग पढ़ेंगे। और एक आप देखेंगे कि इसे हम लोग क्या कहते हैं कि उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इसकी जो समय है वह 1500 से लेकर के 1000 BC, मतलब उत्तर ईसा पूर्व समझा जाता है। और इनका जो कालखंड है ये क्या है? 1000 से 600 BC माना जाता है। भैया समझ में आ रहा ना? तो ये 600 BC माना जाता है, यह समय का है। और इसी को हम लोग पढ़ रहे थे। तो जो हम लोग पूर्व वैदिक काल पढ़ रहे हैं, इसे हम पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं ऋग्वेद? क्योंकि इस समय 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच की जो घटनाएं हैं, जो कहानी है, पूरा का पूरा जो विवरण है वो ऋग्वेद में मिलता है। जो आपको कहते हैं कि वेद है ना, ऋग्वेद में मिलता है। तो हम लोग ऋग्वेद पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ऋग्वेद पढ़ रहे थे। इसीलिए ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन क्या था, इसके पहले हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो ऋग्वेद में जो सामाजिक काल या सामाजिक जीवन कैसा था, इसके बारे में आइए हम लोग बात करें। इस समय का जो समाज है वो कई वर्णों में बटा हुआ था। 4 वर्णों में बटा हुआ था। कैसा बटा हुआ था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो कुल मिलाकर के पूरा समाज 4 भागों में बटा हुआ था। और महिलाओं की दशा क्या थी, लोगों की दशा क्या थी, आइए इनके बारे में हम लोग समझेंगे। आइए इसके बारे में समझे। आप सब लोग जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो सामाजिक जीवन है वह संयुक्त परिवार प्रथा थी। क्या थी? संयुक्त परिवार प्रथा थी। सभी लोग मेल मिलाप के रखते थे। और
समाज जो था उस समय पित्त सत्तात्मक था। ध्यान रखिएगा, जब हम सिंधु सभ्यता पढ़ रहे थे तो सिंधु सभ्यता में एक बातें कही गई थी कि सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, मतलब वहां माता का वर्चस्व है। लेकिन आप देखेंगे कि जो वैदिक सभ्यता आएगी या चल रही है, उस वैदिक सभ्यता में पिता का वर्चस्व ज्यादा हो गया, तभी तो महिलाओं को कम वर्चस्व दिया गया है। लोग महिलाओं को जलाने भी लगे थे, महिलाओं को भोग विलास की चीजें समझने लगे थे, तमाम प्रकार की बातें थी। तो कुल मिलाकर के जो समाज था या वैदिक समाज था या ऋग्वैदिक काल था, वह पित्त सत्तात्मक समाज था। ये लोग खान पान की वे बड़ा सहज करते थे, दूध और शहद का प्रयोग करते थे, दूध और शहद का, और पीने के लिए नशा के लेकर के वो क्या करते थे, सोम रस की क्या करते थे, पान करते थे। और सोम रस वनस्पतियों से बनाए जाते थे। क्या है, सोम रस वनस्पतियों से बनाए जाते थे। तो ये लोग कहा जाता है कि इनका जो खान पान था क्या था, वह सहज था और दूध और शहद का प्रयोग करते थे। दूध और शहद का क्या करते थे ये लोग, प्रयोग करते थे। क्या करते थे, प्रयोग करते थे। क्लियर हुआ भैया ना। अच्छा, पेय पदार्थ में क्या था, जैसे सोम रस, यह जड़ी बूटियों से निर्मित था। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। क्या किया गया है, 9वें मंडल में किसका, सोम रस का किया गया है। अच्छा, गाय को धनयान कहा जाता था, मतलब जो धनी लोग धनवान कर देती है, और इसका प्रयोग ऋग्वेद में 176 बार किया गया है। यहाँ देखिए, ये 9वें मंडल में सोम रस का बात किया गया है, लेकिन यहाँ गाय की बात कहेंगे तो 176 बार प्रयोग किया गया है। 176 बार सिर्फ गाय का। इसीलिए मैंने कहा ना कि गाय को लोग माता भी कहते हैं, गाय को लोग माता भी कहते हैं या कहा भी जाता है। इसके पीछे कहानी है कि गाय को माता क्यों कहते थे, बाद में समझाएंगे हम आपको अथर्ववेद में। चलिए, अब देखेंगे, एक बात है कि वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत ठीक थी, और इस काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। क्या थी, सम्मानजनक थी, उन्हें सम्मान मिलता था। और याद रखिएगा कि स्त्रियों का उपनयन भी होते थे। बाद में जाकर के स्त्रियों का उपनयन बंद कर दिया जाएगा, लेकिन ऋग्वेद में उपनयन हो रहे हैं तो हो रहे हैं। इसमें हम लोग को याद करना है, ये पूछा जाता है कि स्त्रियों को उपनयन निम्नलिखित में से किसमें नहीं होते थे या किसमें होते थे, तो उसमें आपको ये चीजें आपको याद करनी होगी, राइट ना। अगली बात ध्यान रखिएगा कि उपनयन क्या है, उपनयन क्या है। तो ये देखेंगे, जो उपनयन की बात करेंगे कि उपनयन क्या है, देखिए यही उपनयन है। महिलाओं को बैठा करके, और क्या है कि जो यज्ञ हुआ करता है उसमें उन्हें सिखाया जाता है, ठीक है ना, पुरुषों के समान सिखाया जाता था। देखिए महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई है, ऐसा था पहले, लेकिन फिर महिलाओं को बाद में स्थिति को बिगाड़ दिया गया, है ना, स्थिति को क्या कर दिया गया, बिगाड़ दिया गया। आगे देखिए, अगली बात कहता है कि उपनयन क्या है। तो देखिए, उपनयन की मैं अगर बात पूछूं कि उपनयन क्या है, तो उपनयन समीप ले जाना। उपनयन का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है समीप ले जाना। किसके समीप लेके जाना, गुरु के समीप ले जाना। अर्थात कह सकते हैं कि गुरु ज्ञानवान है, और गुरु अर्थात ज्ञानी के पास लेकर जाना है महिलाओं को, उनको ज्ञान तक पहुंचाना है। यही है आपका उपनयन। आप देख पा रही होंगी, है कि नहीं है। यही बातें कहता है कि महिला 16 से 17वीं वर्ष तक क्या करती थी, गुरुकुल के आश्रम में रहती थी और ज्ञान अर्जित करती थी। किस समय, ऋग्वैदिक काल में गुरु के पास जाती थी। 16 से 17 वर्ष तक क्या करती थी, शिक्षा लेती थी। शिक्षा लेने के बाद अपने अपने घर चली जाती थी, है कि नहीं। उनका सारा कुछ हो जाता था, ज्ञान उन्हें मिल जाता था। चलिए, ऋग्वेद में जो सामाजिक व्यवस्था थी, हमने आपको बताया कि जो सामाजिक व्यवस्था, समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। क्योंकि ऋग्वैदिक काल जो था, जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था में समाज 4 भागों में बटा था। आप देखेंगे कि पहला है आपका नंबर 1 का देखेंगे तो ब्राह्मण है, जो सबसे ऊंचले पैदान पे था। सबसे ऊंचे पैदान पे कोई था तो कौन था, ब्राह्मण था। निचले पैदान पे कौन था, वो क्षत्रिय था। अरे सॉरी, माफ करें, तो अगर हम लोग बात करेंगे निचले पैदान पे कोई था तो वह क्या था, क्षत्रिय था। यानी कि पहले नंबर पे ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे क्या था, क्षत्रिय, और तीसरे नंबर पे कोई था तो वो आपका था वैश्य। अब चौथे नंबर पे कौन था, तो ये था आपका शूद्र। देखिए, ब्राह्मण क्या करते था, ज्ञान देता है। ज्ञान को भगवान से इनकी बातचीत होती रहती थी, फोन से, टेलीफोन से, और लेटर वगैरह से, कि सब कुछ वही काम करते थे। और जो सीमा थी, देश का जो सीमा थी, उस सीमा पे लड़ाई करने का, झगड़ा करने का, मार करने का, खून कत्ल बलवा करने का काम किसका था, क्षत्रियों का था, क्षत्रियों का था। उसके बाद
खेती करने का काम किसके था, सौंप दिया गया था, जो खेती से आय निकलेगी वो सारा का सारा काम वैश्य को दे दिया गया है कि नहीं है, बनिया को दे दिया गया। और जो सेवा करेगा, जो हर काम को टहलुआ डुलाएगा, उसे शूद्र कह दिया गया। क्या कह दिया गया, इसे शूद्र कह दिया गया। तो कुल मिलाकर के यह समाज 4 वर्णों में बटा था। ये कौन बांटा था, यही ब्राह्मणवा बांटा था। कौन बांटा था, यही ब्राह्मणवा बांटा था। इसलिए क्योंकि इनके पास तो ज्ञान था नहीं, बेवकूफ बना करके यहाँ के लोगों को गुलाम बना करके व्यवस्था बना दिया। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सही था वही तुम्हें पढ़ा रहा हूं। चलिए अगली बात ध्यान रखिएगा। तो ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था थी। क्या थी, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में था। ये बात आपको याद रखना, यही आपसे पूछा जाएगा। क्या है, वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में था। ठीक है ना, क्या है, वर्ण व्यवस्था की बात करता है कि समाज 4 भागों में बटा हुआ था, है कि नहीं है। अब यही बात ध्यान रखिएगा कि वर्ण व्यवस्था पर कर्म, वर्ण व्यवस्था किस पे थी, कर्म पर आधारित थी। किस पे आधारित थी, कर्म पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था में समाज 4 भागों में बटा था, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज और शूद्र समाज। इस 4 भागों में बटा हुआ था। ठीक है ना, अगली वीडियो कल।